नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 10th लेसन पढ़ने जा रहे हैं आहार आयोजन की प्रक्रिया। इस लेसन के अंदर बच्चों हम आहार आयोजन करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ साथ आहार आयोजन किस प्रकार से करें, कैसे हम आहार आयोजन करें और विभिन्न आयु वर्ग के लिए आहार आयोजन करना हम सीखेंगे। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो बच्चों पिछले अध्याय में हमने आहार आयोजन किसे कहते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था कि परिवार के विभिन्न सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों के पौष्टिक गुणों के आधार पर पदार्थों को आहार में शामिल करना या भोजन में शामिल करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, आहार आयोजन कहते हैं। अब देखो, पिछले लेसन के अंदर हमने आहार आयोजन का अर्थ भी समझा, इसके महत्व के बारे में भी समझा और इसके सिद्धांत और इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हमने जाना। अब देखिए, प्रत्येक घर के अंदर जो गृहिणी होती है इसके द्वारा किसी न किसी स्तर पर जो है आहार आयोजन किया जाता है। गृहिणियाँ जो होती है, कुछ गृहिणियाँ जो होती है वो क्या करती है कि हफ्ते भर के फल है, सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स है ना, ये सभी चीज़ें पहले से ख़रीद कर लाकर घर में रख देती है, प्लानिंग कर लेती है। या फिर जो है महीने भर का जो है सूखा किराना जो होता है, सूखा जो सामान होता है, राशन होता है, वो भी महीने भर का पहले से प्लान करके और मंगवा लेती है घर के अंदर, है ना, और उसको संरक्षित करके रखती है। और कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि 2 दिन पहले से जो है 2 दिन बाद हमें क्या बनाना है, क्या नाश्ते में बनाना है, क्या लंच में बनाना है, क्या ब्रंच में बच्चों को देना है, क्या जो है डिनर में बनाना है, इसकी प्लानिंग पहले से ही कर लेती है ना। तो ये क्या कहलाता है, आहार आयोजन ही कहलाता है एक तरीके से। तो इस अध्याय में भी हम परिवार के लिए संतुलित आहार की योजना के व्यावहारिक प्रक्रिया के बारे में हम ध्यान पढ़ेंगे। तो अब बच्चों एक बार फिर से हम थोड़ा सा ध्यान दें कि आहार आयोजन करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में हम एक बार पुनः चर्चा करना चाहेंगे। तो चलते हैं बच्चों आगे। देखिए बच्चों, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि आहार आयोजन करते समय जो महिलाएं होती है, जो हमारे घर की गृहिणियाँ होती है, वो हमारे परिवार के सभी सदस्यों की दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार, है ना, उनके स्वास्थ्य के अनुसार, उनकी लिंग और आयु के अनुसार जो है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को उनकी पौष्टिक गुणवत्ता के आधार पर आहार में शामिल करती है ना। अब इसके साथ साथ तो हमें करना भी चाहिए, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ आहार आयोजन जो है इसको पूरे दिन को एक इकाई मानकर हमें करना चाहिए। अब पूरे दिन के लिए दिए जाने वाले विभिन्न जो आहार हैं, इनकी योजना को हमको पहले से ही बना लेना चाहिए। जब हम पहले से ही योजना बनाएंगे तभी हम पूरे दिन के अंदर प्लान के अकॉर्डिंग जो है अपने परिवार के सभी सदस्यों की रुचि और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको फूड प्रोवाइड करा पाएंगे, है ना। अब आहार आयोजन से करने से क्या फ़ायदा है? आहार आयोजन की बात करें तो इससे गृहिणी का जो है समय भी बचता है, इससे उनकी शक्ति भी बचती है, उनके धन की भी बचत होती है आहार आयोजन करने से, है ना। और परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुसार भी खाद्य पदार्थों का चयन किया जाता है, जिसके कारण जो है परिवार के सभी सदस्य बड़े ही चाव से भोजन करते हैं, है ना। इसके साथ एक दिन के अंदर जैसे कि किसी परिवार के अंदर 3 से 4 जो है आहार योजना बनाई जाती है, जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट है, फिर लंच है, फिर ब्रंच है, 4 बजे की चाय के साथ नाश्ता है, फिर रात को डिनर है ना। 3 से 4 आहार की योजना हम बनाते हैं एक दिन के अंदर। लेकिन हमारे परिवार के सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार, उनकी आदतों के अनुसार हम इस प्रकार की आहारों की संख्या को हम घटा और बढ़ा भी सकते हैं, है ना। जैसे कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके अंदर ब्रेकफास्ट बनता ही नहीं है, तो सीधा जो है सुबह और शाम का खाना ही बनता है ना। और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिसके अंदर ब्रेकफास्ट भी बनता है और फिर लंच भी बनता है, फिर शाम को ब्रंच भी बनता है, चाय के साथ नाश्ता भी होता है और फिर रात को डिनर भी होता है। तो हम एक दिन के आहार की योजना वैसे तो 3 से 4 आहार योजना रहती है, लेकिन यदि हम चाहें तो परिवार की आदतों और परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसकी संख्या को घटा बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ ही यदि हम देखें, अब देखिए प्रत्येक आहार के मध्य महिला को ये ध्यान रखना चाहिए, गृहिणी को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक आहार के बीच में जो है एक आहार से दूसरे आहार के बीच में 2 से 3 घंटे का जो है वो अंतराल होना चाहिए, ताकि उस समय में वो जो भोजन है वो अच्छे से जो है वो उसे डाइजेस्ट हो जाए। अब प्रथम आहार का समय भी गृहिणी को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा या घर के परिवार के सदस्यों को सुबह जो है आहार की शुरुआत कब से करनी है। तो सुबह 7 बजे से लेकर के हम जो है वो प्रारंभ कर सकते हैं आहार का, और रात्रि को 8 से 9 बजे के मध्य
9 बजे के बाद हमें जो है कोई भी आहार हमें नहीं लेना चाहिए। लास्ट डाइट हम जो है रात को गर्म दूध लेकर सो सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक आहार के बीच में 2 से 3 घंटे का हमें गैप रखना चाहिए या फिर थोड़ा अंतराल रखना चाहिए। इसके साथ ही यदि हम देखें तो भोज्य पदार्थ के समूह का चुनाव करते समय हमें जो है दिन भर के लिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को रुचि के अनुसार बनाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चुकंदर हमारे घर में कोई नहीं खाता, तो हम उस चुकंदर को चाहें तो हम डिफरेंट तरीके से उसका जूस बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, या फिर हम चाहें तो उसको जो है आटे में लगाकर उसके पराठे बना सकते हैं, या फिर उसका हलवा बना सकते हैं, उसका जैम बना सकते हैं, उसकी जेली बना सकते हैं, है ना। कई तरीके से उसको यूज़ करके हम जो है अपने परिवार की आवश्यकताओं और उसको पोषण दे सकते हैं। तो आवश्यकताओं के अनुसार जो है और रुचि के अनुसार हमें जो है सुंदर से सुंदर और स्वादिष्ट भोजन बना करके और महिलाओं को जो है अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। अब इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है, हाँ, आहार आयोजन करते समय न केवल संतुलित और पौष्टिक आहार ही मिले बच्चों को, इसके साथ साथ हमारा भोजन जो है आकर्षक होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, स्वादयुक्त होना चाहिए और सुपाच्य भी होना चाहिए, है ना। स्वादिष्ट होगा और सुपाच्य होगा, दिखने में भी अट्रैक्टिव होगा, उसको सुंदर तरीके से आप परोसेंगे तो परिवार के सभी सदस्य उससे बड़े ही चाव से खाएंगे और सभी को जो है इस भोजन से तृप्ति भी मिलेगी और साथ साथ शक्ति भी मिलेगी, ऊर्जा भी मिलेगी और उनकी कार्य क्षमता का भी विकास होगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि महिलाएं जो होती है, गृहिणियां जो होती है, किस प्रकार से घर के अंदर अपने परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार के सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से आहार का आयोजन करेगी और किस प्रकार से अपने परिवार को जो है स्वस्थ रख सकती है। अब चलते हैं बच्चों हम आगे कि आहार आयोजन किस प्रकार से करें। देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखो कि जैसे हम 2 या 3 घरों के अंदर यदि ऑब्जर्वेशन करने के लिए यदि हम चले तो हम देखते हैं कि हर घर के अंदर भोजन बनाने का, परोसने का तरीका अलग अलग होता है और भोजन बनाने के लिए जो है कच्चे भोज्य पदार्थों को लेने का तरीका भी हर गृहिणी का अलग अलग ही होता है। जैसे रोटी बनाने के लिए कुछ गृहिणियाँ जो होती है मुट्ठी भर के आटा लेती है, या कुछ महिलाएं जो होती है वो आटे की कोटी के अंदर या टंकी के अंदर जो है कटोरी रखती है, या कोई बड़ा बाउल रखती है, कोई कप रखती है, कोई ग्लास रखती है। मतलब अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग तरीके से वो जो है भोज्य पदार्थों का जो है वो चयन करने के लिए वो अलग अलग सिस्टम को यूज़ करती है या फिर अलग अलग पात्रों का यूज़ करती है ना, अलग अलग इकाइयों का यूज़ करती है। अब जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ जो गृहिणियाँ होती है कटोरी यूज़ कर सकती है, कप यूज़ कर सकती है, ग्लास यूज़ कर सकती है माप के लिए, है ना। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जब दाल वगैरह बनाती हैं, चावल अगर बनाती हैं, तो कुछ घरों के अंदर जो है वो तासली से चावल को नापा जाता है, कुछ घरों में कप से नापा जाता है, कुछ घरों के अंदर ग्लास से नापते हैं, कुछ घरों के अंदर मुट्ठी से नापते हैं। तो सभी गृहिणियों के अलग अलग तरीके होते हैं नापने के, सभी की इकाइयाँ अलग अलग होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी घर के अंदर रोटी जो होगी, ये भी हमें देखने को मिलता है, कुछ घरों के अंदर रोटी बहुत पतली बनती है, छोटी बनती है, कुछ घरों के अंदर रोटी जो होती है मोटी भी बनती है, बड़ी भी बनती है ना। कुछ घरों के अंदर दाल जो होगी पतली बनेगी और कुछ घर के अंदर जो है दाल मोटी बनती है, गाढ़ी बनती है। कुछ लोग जो होते हैं वो रसेदार सब्जियां ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो सूखी सब्जियां ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न घरों के अंदर खाद्य पदार्थों को बनाने का और बनाने का तरीका भी अलग अलग है, साथ साथ उनकी रुचि भी अलग अलग हो सकती है और कई प्रकार की विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ गृहिणियों के द्वारा यूज़ में ली गई जो इकाइयाँ हैं वो भी अलग अलग होती है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो घरों के अंदर जो है भोजन परोसे जाने वाले बर्तन भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। किसी के घर में जो है चाय के कप छोटे होते हैं, किसी के घर में बड़े होते हैं, किसी के घर में ग्लास छोटे होते हैं, किसी घर में बड़े होते हैं, किसी के घर में कटोरियाँ छोटी होती है, किसी के घर में बड़ी बड़ी होती है। तो सभी के माप अलग अलग हो गए, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर के बड़े और वयस्क सदस्यों को दाल सब्जी जो है कुछ घरों के अंदर बड़ी कटोरियों में दिया जाता है और छोटे बच्चों को छोटी छोटी कटोरियों में दिया जाता है ना। तो सभी के सिस्टम अलग हो गए, सभी के घरों में पात्र का साइज़ अलग अलग हो गया, है ना। और सभी के घर के अंदर गृहिणियों के द्वारा यूज़ में ली गई इकाइयाँ भी अलग अलग हो गई, है ना। तो हमें कई प्रकार की विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमें आहार आयोजन किस प्रकार से करना चाहिए।
अब देखिए, तो हमने विभिन्न घरों के अंदर हम गए, विभिन्न घरों का हमने ऑब्जर्वेशन किया, तो हमने देखा सभी जगह हमको अलग अलग प्रकार के सिस्टम मिले, अलग अलग तरह के पात्र मिले, अलग अलग तरह की गृहिणियों की इकाइयाँ मिली। तो उपरोक्त सभी निरीक्षण के आधार पर हमने क्या पाया कि यदि हम अपनी भाषा में लें तो 2 रोटी, 1 कटोरी दाल, आधा कप रायता और 1 प्लेट चावल और आधी कटोरी हरी सब्जी, इसको हम एक आहार योजना बना लें, है ना। लेकिन हम कह सकते हैं कि सभी घरों के अंदर जो है यूज़ में लिए जाने वाले पात्र जो है वो छोटे बड़े हो सकते हैं। तो यदि पात्र छोटे बड़े होंगे तो खाद्य पदार्थों की मात्रा भी जो है सभी परिवार के सभी सदस्यों के अंदर जो है भिन्न भिन्न रूप से जाएगी, इसमें भी विभिन्नता रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार पोषक तत्वों की मात्रा में भी भिन्नता होगी। तो इस प्रकार से किया गया आहार आयोजन जो होगा परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए और भिन्न भिन्न परिवारों के लिए उपयुक्त हम इसको नहीं कह सकते, है ना। किस प्रकार से हम उपयुक्त कहेंगे, उपयुक्त कहेंगे क्या, नहीं कह सकेंगे। तो अब हम क्या करें कि एक ऐसी इकाई हम यूज़ करें जिसके द्वारा सभी परिवार के सदस्यों को जो है एक संदर्भ इकाई के रूप में, एक जो है मापक इकाई के रूप में जो है हम उसका यूज़ करते हुए जो है खाद्य पदार्थों को आहार आयोजन में शामिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 गृहिणियाँ हैं, 2 गृहिणियों ने जो है एक ही आकार की कटोरी से आटा लिया, दोनों ने अलग अलग, और दोनों ने अलग अलग रोटी बनाई। एक जो है पतली रोटी बनाती है, छोटी बनाती है, एक मोटी बनाती है और बड़ी बनाती है ना। और इसके साथ साथ रोटी की संख्या के आधार पर यदि गृहिणियों का आहार आयोजन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि रोटी खाने पर और उपयोग में करने के बाद भी जो है इसकी भिन्न भिन्न मात्रा जो है सभी के शरीर में जा रही है, पोषक तत्व जो है वो भिन्न भिन्न मात्रा में मिलेंगे सभी को, है ना। तो खाद्य पदार्थों की में विविधता आ गई यहाँ पर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का आहार आयोजन जो है वो ठीक नहीं है। तो आहार आयोजन करने के लिए हम एक संदर्भ इकाई का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, संदर्भ इकाई का उपयोग करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे परिवार के सभी सदस्यों की रुचि, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप संतुलित आहार उनको उपलब्ध कराने के लिए और सीमित साधनों के द्वारा अपने स्वयं और अपने परिवार के लिए संतुलित आहार का आयोजन करने के लिए हम एक इकाई का उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संदर्भ इकाई। अब संदर्भ इकाई क्या होती है, ध्यान दो कि संदर्भ इकाई का अर्थ यह है कि वह कम से कम, किसी भी पदार्थ की वह कम से कम मात्रा, इतनी कम मात्रा कि उस पदार्थ से हम उस खाद्य पदार्थ पर आधारित हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। आया समझ में, वो क्या कहलाती है, संदर्भ इकाई कहलाती है। एक बार फिर ध्यान दो, संदर्भ इकाई का अर्थ यह है कि खाद्य पदार्थ की वह कम से कम मात्रा जो कि हमें उस खाद्य पर आधारित विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए चाहिए या आवश्यक है, उस मात्रा को हम क्या कहते हैं, संदर्भ इकाई कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि संदर्भ इकाई किसे कहते हैं। समझ में आया आपको। अब चलते हैं बच्चों, आहार आयोजन के लिए कच्चे खाद्य पदार्थों को हम एक संदर्भ इकाई के रूप में किस प्रकार से मान सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। देखिए बच्चों, अब हम संदर्भ इकाई के अनुसार किस प्रकार से जो है विभिन्न खाद्य पदार्थों को देखेंगे। तो देखिए, एक सामान्य आकार की और मोटाई की रोटी यदि हम लें तो 30 ग्राम आटे से बन सकती है, जो न ज़्यादा छोटी होती है, न ज़्यादा बड़ी होती है, न ज़्यादा पतली हो सकती है, न ज़्यादा मोटी हो सकती है। तो 30 ग्राम आटे से एक रोटी बन सकती है। ठीक उसी प्रकार से 30 ग्राम सूखी दाल से एक पकी हुई दाल या फिर एक मध्यम आकार की कटोरी भर के दाल बन सकती है, जो कि सामान्य व्यक्ति जो है उसे खा सकता है, आसानी से ग्रहण कर सकता है। एक सामान्य अंडा यदि हम देखें तो 50 ग्राम उसका भार हो सकता है, तो एक सामान्य अंडा व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अब देखिए, एक फल का भार जो है 100 ग्राम के आसपास होता है। एक सामान्य व्यक्ति को जो है एक फल डेली जो है लेना आवश्यक होता है, तो 100 ग्राम फल लेना है। यदि कोई अंडा लेता है तो उसे 50 ग्राम यानी एक अंडा डेली ले सकता है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति के लिए, यदि कोई व्यक्ति मांसाहारी है, नॉनवेज खाता है, तो उसके लिए मांस, मछली आदि के लिए कम से कम हम 50 ग्राम जो है वो कच्चे खाद्य पदार्थ ले सकते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार से एक सामान्य वयस्क को परोसी जाने वाली किसी भी प्रकार की सब्जी की यदि हम बात करें तो 100 ग्राम जो है वो सब्जी, कच्ची सब्जी की हमें आवश्यकता होती है। यानी कि 100 ग्राम सब्जी हम बनाएंगे तो उससे आधी कटोरी, छोटी आधी कटोरी सब्जी बनेगी, जो कि एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, सामान्य व्यक्ति के लिए डेली आवश्यक होती है।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम संदर्भ इकाई लेकर के और परिवार के सभी सदस्यों की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और हम जो है आहार आयोजन कर सकते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें, अब देखिए परिवार में काम में लिए जाने वाले जो भोजन बनाने और परोसने के जो बर्तन हैं उनको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन गृहिणियाँ क्या करती है, संदर्भ इकाई के द्वारा अनुमान लगा करके और विभिन्न माप बना सकती है घर के अंदर, और विभिन्न माप चुन करके और विभिन्न प्रकार से जो है खाद्य पदार्थों का अनुमान लगाकर और आहार आयोजन कर सकती है। तो अनुमान लगाने के लिए घर में उपलब्ध किसी भी बर्तन को माप के लिए चुन सकती है ना, और उसमें भरे जाने वाले विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की मात्रा का अनुमान भी लगा सकती है। और विभिन्न भोज्य पदार्थों की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए गृहिणी अपने आस पड़ोस में उपलब्ध कहीं से तराजू यूज़ कर सकती है लेकर, या किसी चम्मच का उपयोग कर सकती है, या किसी कप सेट का उपयोग कर सकती है, गिलास का उपयोग भी कर सकती है। अब देखिए, अब हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि एक किशोरी को दिन भर में विभिन्न भोज्य पदार्थों की कितनी संदर्भ इकाई सम्मिलित करनी चाहिए ताकि उसको संतुलित आहार मिल सके। एक किशोरी को दिन भर के अंदर किस प्रकार से जो है उसके आहार को हम सेट करेंगे कि उसका भोजन जो है वो संतुलित हो सके और उसको सभी पोषक तत्व जो है दिन भर के अंदर मिल सके। तो इसके लिए हम सारणी की ओर चलेंगे। तो चलते हैं हम सारणी की ओर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सारणी के द्वारा हम संदर्भ इकाई के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 30 ग्राम अनाज है, 30 ग्राम अनाज यानी कि हम 30 ग्राम अनाज से एक रोटी बना सकते हैं जो कि मध्यम आकार की होगी, न पतली होगी, न छोटी होगी, न मोटी होगी, मीडियम साइज़ की एक रोटी बन सकती है ना, 30 ग्राम अनाज से। ठीक है, अब वो चाहे गेहूँ हो सकता है, मक्का हो सकता है, बाजरा हो सकता है, किसी कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही 30 ग्राम यदि हम दाल लेते हैं तो उससे एक सामान्य मध्यम आकार की जो एक कटोरी है वो भर के दाल बन सकती है। बनने के बाद एक मध्यम कटोरी की जो है कटोरी भर सकती है दाल से, तो एक सामान्य व्यक्ति उसको आसानी से खा सकता है। इसके साथ ही यदि हम एक व्यक्ति को एक दिन में एक अंडा प्रोवाइड करना है हमको, जो कि कम से कम 50 ग्राम का होता है। इसके साथ ही यदि कोई नॉन वेजिटेरियन है, यदि कोई जो है नॉन वेज खाता है तो उसके अंदर मांस, मछली और मुर्गी की यदि हम बात करें तो इसमें कच्चे खाद्य पदार्थों की आवश्यकता कितनी होगी, 50 ग्राम। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए। इसके साथ साथ दूध की बात करें तो दूध जो है एक संदर्भ इकाई यदि हम दूध की लें तो 100 ml ले सकते हैं हम, है ना। दिन भर के अंदर एक व्यक्ति को जो है कम से कम 500 ml जो है वो दूध की आवश्यकता होती है, आधा किलो दूध की आवश्यकता होती है। तो हम संदर्भ इकाई के रूप में 100 ml ले सकते हैं। यहाँ पर 100 ml को 100 ग्राम का है ना। अब इसके साथ चलते हैं कंदमूल, जो आप ककड़ी है, टमाटर है, सैलेड जो आप यूज़ करते हैं, तो सैलेड जो है 100 ग्राम जो है एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर के अंदर दिए जाने वाले कंदमूल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 100 ग्राम होनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम जो है संदर्भ इकाई जो है वो बना सकते हैं। फिर देखिए इधर आ जाइए, अभी एक सामान्य व्यक्ति को दी जाने वाली हरी पत्तेदार सब्जियां भी भोजन के अंदर होनी चाहिए। दाल के साथ साथ हरी सब्जी भी होगी तो वो भी 100 ग्राम होगी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए 100 ग्राम होनी चाहिए। तो 100 ग्राम में आपकी एक कटोरी सब्जी जो है, छोटी कटोरी एक सब्जी बन सकती है ना, हरी पत्तेदार सब्जी। इसके साथ साथ अन्य सब्जियां भी 100 ग्राम होनी चाहिए, है ना। और फल की बात करें तो एक फल डेली जो है प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है, तो एक फल 100 ग्राम के बराबर होता है ना। इसके साथ साथ शक्कर की बात करें तो शक्कर जो है आपकी 5 ग्राम जो है शक्कर प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो लेनी चाहिए। घी और तेल की बात करें तो 5 ml जो है आपका घी और तेल जो है वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए हमें यूज़ करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस संदर्भ इकाई को मान करके फिर हम विभिन्न अवस्थाओं के लिए जो है आहार आयोजन करना सीखेंगे, है ना। तो कल हम सीखेंगे एक किशोर और किशोरी के लिए आहार का आयोजन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।